वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीड की साइंस की तैयारी कर रहे हैं और उसी में आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे ध्वनि का अभिलक्षण, ध्वनि संचरण और ध्वनि प्रदूषण। ये पूरा जो साउंड चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रीड में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिजिक्स की 3 वीडियो और आएंगी और आपका जो फिजिक्स सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास और समझेंगे साउंड क्या होता है, ध्वनि क्या होती है। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा वेव्स क्या होती हैं, तरंगे क्या होती हैं। क्योंकि जो साउंड है ना वो तभी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको सुनाई देगी जब वहाँ पर तरंगे होंगी, ध्वनि होंगी। और वो ध्वनि क्या करेंगी, जो एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक उसको पहुँचाती हैं। किसके थ्रू? वो जो मीडियम है उसमें जो कण हैं, पार्टिकल हैं, उसके माध्यम से उस एनर्जी को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचाती हैं। वही आपकी तरंगे होती हैं। यह वह विधि है जिसमें माध्यम के कण एक स्थान पर ही कंपन करते हुए ऊर्जा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ जाती है। इन दिस मेथड particle of medium vibrate at their place and the energy move from one place to another। कहने का मतलब आप कैसे समझेंगे, अगर मैं साउंड के टर्म में बात करूं, एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया तो बोलने में क्या होगा, उसके माउथ के जो पार्टिकल हैं, कण हैं, वो कंपन करेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है तो उसको ये सुनाई कैसे देगा। हुआ क्या, जो बीच में मीडियम था, मीडियम क्या था, एयर था। एयर में क्या थे, पार्टिकल थे, कण थे। जैसे ही आपने वाइब्रेशन किया तो जो एयर के पार्टिकल थे उनमें भी वाइब्रेशन हो गया। फिर उस वाइब्रेशन से एक अगले पार्टिकल में वाइब्रेशन हुआ। यहाँ पर जितने भी पार्टिकल हैं सब में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा और ये वाइब्रेशन होते होते दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुँच जाता है। और ये जो पार्टिकल के थ्रू वाइब्रेशन होते होते ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया, यही किसके माध्यम से हुआ, तरंगों के माध्यम से हुआ, वेव्स के माध्यम से हुआ। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति को उठकर जाना नहीं पड़ा कि उसके कान में जाकर बोलना पड़ेगा, नहीं, उसने दूर से ही बोला और एक एनर्जी जो है माध्यम के सहारा लेते हुए, मीडियम का, पार्टिकल का सहारा लेते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र हो गई। किसके माध्यम से, तरंगों के माध्यम से। और तरंगे क्या करती हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र करा देती हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है। अब तरंगे भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं आपकी मैकेनिकल वेव और दूसरी होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं, वो तरंगे होती हैं जिनको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। उनको हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे उसका एग्जाम्पल है आपका क्या, लाइट। लाइट जो होती है वो सन से अर्थ तक आ जाती है और बीच में कोई कण नहीं है, पार्टिकल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तब भी वो आ जाती है ना। तो वो हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक दूसरी प्रकार की तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं, आपकी मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। और ये वो तरंगे होती हैं जिनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको रिक्वायर है क्या, एक मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपका एयर, वाटर। मीडियम से मतलब है यहाँ पर पार्टिकल, पार्टिकल होने चाहिए। वो ऑसिलेट करेंगे, मतलब वो वाइब्रेशन करेंगे और जब वो वाइब्रेशन, कंपन करेंगे तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो तरंगे जिनको किसी मीडियम की आवश्यकता है वो होती हैं आपकी मैकेनिकल वेव। और साउंड भी आपकी क्या होती है, मैकेनिकल वेव ही होती है। क्यों? क्योंकि इसको भी किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। और अगर माध्यम मीडियम नहीं होगा तो जो साउंड है वो संचरण, ट्रांसमिशन नहीं करेगी। तभी तो मून पर क्या होता है, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से बोलेगा तो वो सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो मून है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वैक्यूम है, वहाँ पर पार्टिकल नहीं है। और पार्टिकल नहीं है, मीडियम नहीं है, तो जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो संचरण, ट्रांसमिशन नहीं करेगी। तो समझ में आया साउंड क्या है। साउंड आपकी मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगे हैं जिनको किसी माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, कण की ज़रूरत होती है। और वो पार्टिकल किसी में भी हो सकते हैं, चाहे एयर में, वाटर में या किसी भी चीज़ में। अब देखिए, जो मैकेनिकल वेव हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ, और दूसरी होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य। तो आइए इनको समझते हैं, दोनों तरंगे क्या हैं।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनुदैर्ध्य तरंगों की, लॉन्गिट्यूडनल तरंगों की, इनमें क्या होता है, यदि माध्यम के कण तरंग की ही दिशा में दोलन करते हैं तो वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। आइए मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये स्प्रिंग है, इसको मैंने खींचा, खींचने से क्या हुआ, जो एयर में पार्टिकल थे वो कंपन करे, है ना, और मैंने खींचा किधर, इधर की दिशा में, है ना। तो जो मेरी वेव्स प्रोड्यूस हुई वो भी इधर की दिशा में हुई, है ना। वेव्स जो प्रोड्यूस हुई यहाँ पर, ये जो खींचा तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन फील हुआ, तो जो मेरी वेव्स प्रोड्यूस हुई वो भी इधर की दिशा में हुई, और जो पार्टिकलों का कंपन हुआ वो भी इसी दिशा में हुआ। तो जब पार्टिकलों का कंपन और जो तरंग निकल रही है वो दोनों एक ही दिशा में हो तो वो होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। जिस दिशा में आपकी तरंगे जा रही हैं, अगर उसी दिशा में आपका माध्यम, मीडियम के जो कण हैं वो भी ऑसिलेट करेंगे, वो भी कंपन करेंगे, तो वो ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगों की वजह से हो रहा है। जैसे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, वेव भी ऐसी जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे ही इधर इधर ऐसे ही इस दिशा में कंपन कर रहे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का जो संचरण है, ट्रांसमिशन है, वो स्पीडन, कंप्रेशन और विरलन, रेयर फ्रैक्शन की वजह से होता है। अब देखिए कंप्रेशन क्या होता है, जहाँ तरंगे पास पास होंगी, है ना, वो तो है आपका कंप्रेशन, और जहाँ तरंगे दूर दूर हैं, है ना, तो वो है आपका रेयर फ्रैक्शन। इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसके नहीं जाना है। उसके बाद देखिए कंप्रेशन क्या है और रेयर फ्रैक्शन क्या है, ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने जान के कर दिया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। माध्यम के जिस स्थान पर कण पास पास आ जाते हैं और घनत्व अधिक हो जाता है उसे हम स्पीडन कहते हैं, और स्पीडन पर माध्यम का घनत्व और दाब जो है वो अधिकतम होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो वाली जगह, वो वाला स्थान जहाँ पर पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं और जब पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो मैंने पहले ही बोल रखा, घनत्व जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी वहाँ पर, क्योंकि जब डेंसिटी जो है वो वहाँ पर जितने भी पार्टिकल हैं उन पर निर्भर करेगी। जैसे एक कमरे में अगर 5 व्यक्ति हैं तो वहाँ पर डेंसिटी कम है, और एक व्यक्ति में उतनी ही जगह में अगर 25 व्यक्ति हैं तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब पार्टिकल ज़्यादा हो गए उतनी ही जगह में तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई। तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर पार्टिकल जैसे ही क्लोज आते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीडन, कंप्रेशन बोलते हैं। और याद रखेंगे स्पीडन में जो माध्यम का घनत्व है और दाब है, प्रेशर है, वो ज़्यादा होता है। जबकि विरलन में, रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो घनत्व है और दाब है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये इसके विपरीत काम करता है कंप्रेशन के आपका विरलन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे दूसरे टाइप की किरणें। एक हमने तो समझ ली, मतलब किरणें बोल दिया धोखे से, तरंगे। पहले हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, अब हम देखेंगे ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पेड़ पर रस्सी बंधी है और ये व्यक्ति ने पूरी रस्सी बांध रखी है ना। अब देखिए ये वाइब्रेशन तो इधर दिशा में कर रहा है, इसने यहाँ से रस्सी हिलाई और जो वेव्स हैं वो ऐसे जा रही हैं, बिल्कुल, है ना, वेव्स तो इसी दिशा में जा रही हैं। लेकिन जो पार्टिकल है ना, वो रस्सी के जो पार्टिकल हैं, हवा में जो पार्टिकल हैं उनके साथ कंपन कर रहे हैं, कहाँ पर, ऊपर नीचे ऐसे करके, है ना। जब ये परपेंडिकुलर, जाना तो इधर है लेकिन पार्टिकल कंपन कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो उस केस में ये वाली तरंगे आपकी क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जब आप पानी में क्या करते हैं, आप पत्थर को फेंकते हैं। अब होता क्या है, जब पानी में आप पत्थर को फेंकते हैं तो जो पार्टिकल हैं वो आपने देखा होगा ऊपर नीचे कंपन करते हैं। पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे कंपन करेंगे, लेकिन जो तरंगे हैं वो इधर को और ऐसे जाएंगी, और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं। आपने देखा होगा पानी एकदम से क्या होता है, ऊपर नीचे की तरफ को होता है, लेकिन जो तरंगे उठती हैं आपने देखा होगा पानी में, वो इधर की तरफ को जाएंगी और इधर की तरफ को जाएंगी। लेकिन जो पार्टिकल हैं वो ऊपर की तरफ को कंपन करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ पर ये उदाहरण होगा किसका, अनुप्रस्थ तरंगों का, ट्रांसवर्स वेव का। यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं,
वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, जो पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है, तो वही आपका क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ पर जो रस्सी के पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे, जो एयर में पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जो वेव है वो सीधी जाएगी। तो ये आपकी दोनों प्रकार की वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना था। और जो साउंड है वो आपकी क्या है, यांत्रिक तरंगे होती हैं, मैकेनिकल वेव होती हैं। अब देखिए, ध्वनि जो होती हैं तरंगों के रूप में चलती हैं। ये देखिए, यहाँ से लाउड स्पीकर के जो पार्टिकल हैं वो कंपन करेंगे, जो वो कंपन वो एनर्जी महसूस करेंगे उसके पास वाले पार्टिकल जो एयर में हैं, और वो धीरे 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 सब में वाइब्रेशन होगा और वो एनर्जी आपके कान तक पहुँच जाएगी। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडनली होती हैं, वो ट्रांसवर्स नहीं होती। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसमें जो पार्टिकल हैं ऑसिलेट, दोलन करेंगे, वो उसी दिशा में करेंगे जिस दिशा में आपकी तरंगे जा रही हैं। तो साउंड वेव मूव्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एयर है, एयर के पार्टिकल कंपन कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो ध्वनि है वो महसूस होती है। ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ये आपको याद रखना है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती हैं। फिर आगे, साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड, हायर इन लिक्विड एंड लोएस्ट इन गैसेस। कहने का मतलब, ध्वनि जो है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, सॉलिड में होती है। एक तरफ अगर स्टील है और दूसरी तरफ लिक्विड है, पानी है, तो किस में ध्वनि ज़्यादा होगी, तो स्टील में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्टील आपका सॉलिड है। तो याद रखिए, जो ध्वनि है, साउंड है, वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, पानी में उससे थोड़ी कम, और एयर हवा में सबसे कम होती है। इसलिए कहते हैं, अगर ट्रेन की पटरी पर अगर आप कान रख देते हैं तो आपको जो दूर से ट्रेन आ रही है उसकी जल्दी सुनाई दे जाएगी एज़ कम्पेयर टू हवा में जब आप सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो सॉलिड में जल्दी से ट्रैवल करती है और वो आप तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल पास पास होते हैं और वो जल्दी जल्दी से कंपन करते हुए एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं और एनर्जी बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जो ध्वनि है वो निर्वात में संचरण नहीं करती, ये मैंने बता दिया, क्योंकि ध्वनि आपकी यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव हैं, और इनको एक माध्यम मीडियम चाहिए जो इनको वैक्यूम में, निर्वात में नहीं मिलता। तो स्पेस में किसी व्यक्ति की आपको सुनाई नहीं देगी। यहाँ पर लिखा भी है, दैट्स वाई टू स्पेस ट्रैवलर कैन नॉट टॉक टू ईच अदर एट मून। क्योंकि मून में एयर नहीं है, और जब एयर नहीं है तो वहाँ कोई मीडियम नहीं है, और इसलिए वहाँ पर ध्वनि जो साउंड है वो आपको सुनाई नहीं देगी। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान की बुक में एक्सरसाइज में भी दे रखा है कि साउंड ऑफ, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में जो ध्वनि की आवाज़ है, स्पीड है सॉरी, वो कितनी होती है, वो आपकी 331 मीटर पर सेकंड होती है। ये जो चाल है, ये जो स्पीड है, वो आपको ध्यान रखनी है, 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की, कि साउंड की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो निर्भर करती हैं किस पर, फ्रिक्वेंसी पर, टाइम पीरियड पर, और एम्पलीट्यूड पर, जिसे हम हिंदी में आयाम और फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं। तो इन पर ये निर्भर करती है। जैसे देखिए, ये माध्यम है, यहाँ से आपने बोलना शुरू किया, ये एयर है ना, ये हवा है, और यहाँ पर ये पार्टिकल हैं सारे के सारे, और यहाँ तक मुझे इस ध्वनि को पहुँचाना है। तो ये जो आपने बोला, तो यहाँ पर वाइब्रेशन हुआ, इसके पास वाले पार्टिकलों ने वाइब्रेशन को महसूस करा, फील हुआ, वो टच हुए उससे, तो वो भी वाइब्रेट करने लगे। तो ये वाइब्रेशन इस तरह से चलता चला जाता है, इस तरह से, है ना, और ये आप तक पहुँच जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है, सारे कंपन जो है पार्टिकल करते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद, और इस तरह से जो ध्वनि है वो संचरण कर रही है और दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में जितने कण दोलन करेंगे किसी माध्यम में, वही आपकी फ्रीक्वेंसी है। कहने का मतलब, ये एयर है, इसमें अगर 1 सेकंड में 5 पार्टिकल जो है वो कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, तो 1 सेकंड में 5 पार्टिकलों का जो ये कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, यही आपका फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है।
द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है ना, 1 सेकंड में वो जितनी बार वाइब्रेट करेगा वही उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में, पूरा एक कंपन पूरा करने में उसको जितना समय लगा, देखिए ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से गया पूरा यहाँ आ गया, यहीं पर वापस आ गया, तो इस पूरे ये पूरा कंपन इसने किया। एक पूरा कंप्लीट कैसे होता है, ऐसे करके ऐसे, है ना, ऊपर गया एक बार पूरा इस तरह से, फिर एक बार पूरा ऐसे नीचे आया, तो ये पूरा एक कंपन हो गया। तो एक कंपन में जितना समय लगा वही आपका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ से पार्टिकल गया था ऐसे पूरा, वो यहाँ पर आकर यहाँ, तो पूरा उसने एक कंपन कर लिया, और एक कंपन करने में जितना समय लगा वही उसका टाइम पीरियड होता है। और 1 सेकंड में वो जितने कंपन करेगा, 5 बार सपोज उसने कंपन किया, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, क्योंकि जो साउंड होती है वो आयाम पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द, देखिए सबसे ऊंचाई पर पहुंचना और सबसे निचाई पर पहुंचना किसी भी कण के वाइब्रेशन के समय, वही उसका आयाम होता है। माध्यम का कोई कण अपनी सामान्यावस्था से दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है वही उसकी दूरी का क्या होता है, वही जो दूरी है वही उसका आयाम होगी। जैसे देखिए यहाँ पर ये ऊपर तक बस इतना गया, नीचे देखेंगे ये देखिए यहाँ तक गया, और नीचे ये यहाँ तक गया, तो जितनी दूरी तक ये गया कंपन करते हुए वही क्या है, उसका आयाम है, एम्पलीट्यूड है। तो ये आपको याद रखना है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, और एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड क्या है, जब कण करता हुआ, ऑसिलेशन करता हुआ जो पार्टिकल जितनी ऊंचाई पर जाएगा और जितनी निचाई पर वो आएगा, वही जो दूरी है वही आपका आयाम है। ठीक है, अब देखिए कैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे पिच निर्धारित करती है, और कैसे जो एम्पलीट्यूड है वो आपका लाउडनेस पर डिपेंड करता है। देखिए, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही कम ऊंचाई पर जा रहा है, कम ऊंचाई पर जा रहा है तो कम निचाई, और तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे इस तरह से, तो यहाँ पर इसमें देखेंगे ज़्यादा ऊपर नीचे है, तो मतलब यहाँ पर आयाम ज़्यादा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है। तो जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो जो लाउडनेस है, जो इंटेंसिटी है साउंड की, वो भी ज़्यादा होगी। और जब आयाम एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड की इंटेंसिटी है, लाउडनेस है, वो भी कम होगी। तो याद रखिए, जो ध्वनि की प्रबलता है, लाउडनेस है, वो किस पर निर्भर करती है, वो एम्पलीट्यूड, आयाम पर निर्भर करती है। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा आपका लाउडनेस ऑफ साउंड होगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही लाउड आपको साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो याद रखेंगे, ध्वनि की जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो कंपन में जो आयाम है, जो एम्पलीट्यूड है, उस पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो याद रखेंगे साउंड की जो लाउडनेस है, वो प्रबलता है, वो भी ज़्यादा होगी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कैसे फ्रिक्वेंसी पिच पर निर्भर करती है, देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड लाइक शार्प और हैवी, कितनी तीखी आवाज़ होगी। जैसे कोयल की आवाज़ बहुत पतली तीखी होती है, शार्प होती है ना। छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ बहुत तीखी पतली शार्प होती है। लेकिन अगर मैं शेर की बात करूँ तो उसकी आवाज़ बहुत भारी होती है, हैवी होती है। तो ये जो आवाज़ होती है पतली भारी, ये क्या होती है, यही पिच होती है साउंड की। क्या होती है, पिच। पिच को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारत्व। यही क्या होता है, तारत्व होता है। और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब जितना ज़्यादा कंपन होगा किसी कण का, एक सेकंड में वो जितना ज़्यादा बार कंपन करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही जो पिच है, जो तारत्व है, वो भी ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी बार, ये देखिए इतने समय में ये 5 या 6 बार इसने क्या करा, ऑसिलेशन करा, कंपन करा। लेकिन इतनी ही दूरी में देखिए इसने ज़्यादा बार क्या करा, कंपन करा। तो यहाँ पर ज़्यादा बार कंपन हुआ है और नीचे वाले डायग्राम में कम बार कंपन हुआ है। तो जितना ज़्यादा कंपन होगा, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, जितने समय में वो जितना
ज़्यादा कंपन करेगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हाई जो है वो पिच होगी, उतना ही हाई जो है तारत्व होगा। तो बच्चों की जो आवाज़ होती है वो इसीलिए ही उनकी आवाज़ तीखी होती है, क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, जो वो 1 सेकंड में उनके जो कण हैं वो जो दोलन कर रहा है वो ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू शेर। शेर जो होती है उसकी आवाज़ भारी होती है, क्योंकि उसकी पिच जो है, उसका जो तारत्व है वो कम होगा। तो समझ में आया, ध्वनि की तीक्ष्णता, महीन या फिर भारीपन, वो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का तारत्व कहते हैं। और आवृत्ति बढ़ने पर जो तारत्व है वो भी आपका बढ़ जाता है। और आपको ये बात और याद रखनी है, जो एसआई यूनिट होता है लाउडनेस का, वो क्या होता है, वो डेसिबल होता है। पूछा जाता है ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है, तो वो आपका डेसिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसके बाद हम समझेंगे इंफ्रासोनिक, ऑडिएबल और अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं। और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए, या किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रटना है, ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बातें हैं कि इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, अवश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं। वे तरंगें जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो आपकी इंफ्रासोनिक होती हैं। और ये जो इंफ्रासोनिक तरंगें होती हैं ना, ये हम मनुष्य नहीं सुन सकते। और इनको कौन सुन पाते हैं, व्हेल, एलिफेंट, ये सब इनको सुन सकते हैं। तो ज़्यादा और इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम वो आपकी इंफ्रासोनिक हैं, अपश्रव्य हैं। और इनको हम ह्यूमन नहीं सुन पाते, व्हेल, एलिफेंट इनको सुन लेते हैं। हम ह्यूमन कौन सी रेंज की फ्रिक्वेंसी को सुनते हैं, वो तरंगे पहली बात तो ऑडिएबल वेव्स होती हैं, श्रव्य तरंगे होती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, वो फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि जो है वो हम सुन सकते हैं। और वही तरंगे आपकी श्रव्य तरंगे होती हैं, ऑडिएबल वेव्स होती हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन किससे कितने बीच की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को। उसके बाद तीसरी टाइप की तरंगे होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंगे। ये वो तरंगे होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी हैं की तरंगे हैं, वही आपकी अल्ट्रासोनिक हैं, पराश्रव्य हैं। और जो ह्यूमन होता है वो इन तरंगों को भी नहीं सुन सकता, ना वो इनको सुन सकता, ना वो इनको सुन सकता। वो सिर्फ ऑडिएबल वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज की है उन्हीं को सुन सकता है। और ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं ये मेडिकल वगैरह में यूज़ होती हैं, और इनको ह्यूमन नहीं सुन सकता। लेकिन कुछ जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो ये तीनों तरंगे मैंने आपको बता दिया है, इनकी रेंज, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। उसके बाद देखिए, लाउडनेस मैंने आपको समझाया था कि आवाज़ की तीव्रता, जो उसकी प्रबलता होती है, वो कितनी तेज़ है, कितनी ज़ोर से बोली जा रही है, ठीक है, वो उसकी तीव्रता है, वो उसकी प्रबलता है। और उसका एसआई मात्रक क्या था, डेसिबल। और वो निर्भर किस पर करती है, वो आपके आयाम, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। तो WHO ने बताया है कि 45 डेसिबल ध्वनि जो होती है वो मानव के लिए सबसे अच्छी बताई गई है। कि जो ध्वनि है जिसकी प्रबलता 45 डेसिबल होगी वो मानव के लिए सबसे अच्छी होगी। 75 डेसिबल या 80 डेसिबल से ऊपर वाली जो ध्वनि होती है वो मानव के लिए हानिकारक होती है। एक साधारण मानव ज़्यादा से ज़्यादा 130 डेसिबल वाली तीव्रता की ध्वनि जो साउंड है उसको सुन सकता है। और 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाला व्यक्ति बहरा हो सकता है। और 150 डेसिबल से अधिक की साउंड अगर आपने सुन ली ना, तो आप पागल भी हो सकते हैं। जैसे मिसाइल वगैरह होती हैं, इनकी ध्वनि आप नहीं सुन सकते, उस केस में कान आपके फट जाएंगे, क्योंकि उनकी जो लाउडनेस है, उनकी जो प्रबलता है, उनका जो आयाम है वो बहुत ऊंचा होता है, जिसकी वजह से वो हमारे कानों के लिए बहुत ही खतरनाक तरंगे होती हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की अलग अलग तीव्रता डेसिबल में बताइए। जैसे मोटरसाइकिल जो होती है 110 उसकी तीव्रता होती है, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे कानों के लिए, है ना। सामान्य बातचीत जो होती है वो 50 से 60 डेसिबल में होती है। तो नॉर्मली 75 या 80 मैक्सिमम, इतनी रेंज की ध्वनि की जो प्रबलता है वो हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए अच्छी नहीं होती। 130 में क्या हो सकता है, मैक्सिमम आप कितना सुन सकते हैं, 130 डेसिबल तक की आप सुन सकते हैं। उसके बाद तो क्या होगा, वो आप पागल भी हो सकते हैं। और बेसिकली 85 या 80 से ऊपर की डेसिबल वाली ध्वनि, या 75, डिपेंड करता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा है। तो बेसिकली या तो 80 दे देगा या 75 दे देगा कहीं। तो इनसे ऊपर वाली तरंगे अगर उनकी जो प्रबलता ज़्यादा होगी तो वो आप नहीं सुन पाएंगे। इतनी बात आपको ये अलग से याद रखनी है।
देखिए इसके बाद लास्ट में अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड कैसे डिपेंड करती है, और उसको अगर हमारा न्यूमेरिक आ जाए कि स्पीड ऑफ साउंड बताइए क्या होगी, तो वो हम कैसे करेंगे। देखिए जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, वो डिपेंड करती है किस पर, वेवलेंथ पर और फ्रिक्वेंसी पर। स्पीड ऑफ साउंड होती है गुणनफल किसका, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का। वेवलेंथ का मात्रक होता है लैम्डा और फ्रिक्वेंसी तो आपकी एफ हो जाएगी। तो जो स्पीड है वी है वो डिपेंड करती है आपका लैम्डा वेवलेंथ पर और आपकी फ्रिक्वेंसी पर। तो पहले हम देख लेते हैं वेवलेंथ क्या होता है, ये मैंने अभी नहीं बताया था। देखिए ये यहाँ पर आयाम इतनी ऊंचाई पर आया, ये क्रेस्ट है, ये एक और इसका तरंग का शीर्ष है। तो एक तरंग शीर्ष से दूसरे तरंग शीर्ष तक के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, आपकी वेवलेंथ होती है, और इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये जो ध्वनि की चाल है ये वेवलेंथ इस लैम्डा पर डिपेंड करती है, और ये कितने कंपन कर रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो इन दोनों का गुणनफल, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का गुणनफल से ही आप क्या बताएंगे, स्पीड बताएंगे ध्वनि की। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रिक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक फार्मूला ये हो गया, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्पीड ऑफ साउंड आपसे पूछ लेगा, उसके केस में आपको वेवलेंथ दे देगा और फ्रिक्वेंसी दे देगा, या फिर आपको कोई भी इन तीनों में से कोई सी दो चीज़ दे देगा, और आपसे तीसरी जो है वो जो आपको निकालने के लिए है वो आपसे बोलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट द वेवलेंथ, यहाँ पर हमें इसकी वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, और फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। स्पीड तो आपकी चाल होती है, तो याद रखेंगे वेवलेंथ क्या होता है, आपका तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो हमें बतानी है, जिसकी हमें साउंड की फ्रिक्वेंसी पता है, आवृत्ति पता है वो कितनी है 220 हर्ट्ज, और हमें उसकी चाल पता है, स्पीड पता है वो कितनी है 440 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। ये लैम्डा जो वेवलेंथ है ये हमसे पूछ रहा है, और जो हमें स्पीड है वो हमें बता दिए कितनी है 440, और लैम्डा हमें वेवलेंथ हमें निकालना है, और फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में कितनी दी है 220 हर्ट्ज दी है। तो ये 220 क्या है, नीचे आ जाएगा, है ना, यहाँ से हट के ये 220 फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कट, और इसकी टेबल में ये 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ से जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो आपका निकल कर आ गया कितना, 2 मीटर। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि स्पीड किस पर डिपेंड करती है, तो वो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के गुणनफल पर डिपेंड करती है। तो यही था आपका पूरा साउंड चैप्टर, और मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दें, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।